हेलो। हाय बच्चों, कैसे हो? आई माई सेल्फ गुलरेज अहमद। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल गुलरेज एक्सेलेंट क्लासेस। आज हम आपके सामने आपके एग्जामिनेशन आपके एग्ज़ाम हॉल एग्जामिनेशन को देखते हुए हमने अपने सिलेबस में थोड़ा चेंज लेके आए और हमने सोचा कि पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो क्लास 10th का है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपका जो पीटी है, एग्ज़ाम है, सेशनल है, वो सही से चला जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर में शुरू करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। एक अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर। अगर इसको डिटेल में पढ़ा जाए तो ये बहुत काम का चीज़ है, जो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में काम आता है। यहाँ पे भी हम बिल्कुल डिटेल में ही पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी को कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। एनसीईआरटी जो जो बातें कहता है पहले उसको देखते हुए उसी के हिसाब से हम चलेंगे। ज़्यादा एनसीईआरटी से अभी हम दूर नहीं जाएंगे। हमारा टारगेट आपका एग्ज़ाम है और एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उस हिसाब से इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत 5-7% जो है हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कंसेप्ट बनाने के लिए ऐड कर सकता हूँ चीज़ों को, एक्सटर्नल जो एनसीईआरटी से बाहर है। बहरहाल इसमें हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ अच्छे से क्लियर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को आखिर तक देखें और पसंद जब आए लेक्चर तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं उसे वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझको बहुत सपोर्ट दे सकता है, और आपके लाइक और सब्सक्राइब्स के आपके बैंक से पैसे नहीं कटेंगे। इसीलिए हम आते हैं, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। अगर मैं सिर्फ चैप्टर की मीनिंग, जो चैप्टर का नाम है, अभी मैं उसकी सिर्फ मतलब की बात कर दूं, सिर्फ मतलब की, अभी स्टार्ट नहीं कर रहा, सिर्फ मतलब की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस पूरे का मतलब यह है कि कोई काम किसी एक खास सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, लेकिन वह कंट्रोल डायरेक्टली नहीं होता है, कई लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं, यानी सीरीज में काम हो रहा है, सीरीज में कंट्रोल हो रहा है। सपोज कोई एक्सटर्नल स्टिमुली आया, कोई लाइट है, ठीक है, लाइट है, या समझ लो कोई फियर, कोई डर है। शेर आ गया तुम्हारे सामने, तुम क्या करोगे? भागोगे। तो शेर के आने, फियर यहाँ पे एक तरीके का क्या हो गया, स्टिमुली हो गया। अभी मैं सिर्फ इसका मीनिंग समझ रहा हूँ। एक स्टिमुलस हो गया, ये स्टिमुली है, एक तरह का स्टिमुलस है। इसके आ जाने से तुमने रेस्पॉन्स दिखाओगे, यानी भाग जाओगे। वहीं पे खड़े रहोगे तो फिर मार दिए जाओगे। यानी तुम रेस्पॉन्स दिखा रहे हो, फियर हो रहा, रेस्पॉन्स यानी भाग जा रहे हो। तो भागना यूं नहीं शुरू कर दिया। जब तुम्हारे सामने ये फियर आया तो उसकी वजह से तुम्हारे ब्रेन ने एड्रीनल ग्लैंड को ऑर्डर दिया। एड्रीनल ग्लैंड को ऑर्डर दिया। सबसे पहले तुम्हारे ब्रेन ने पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर दिया और कहा, जाओ एड्रीनल ग्लैंड से बोलो कि वो एड्रेनलिन रिलीज करे। और जब एड्रेनलिन रिलीज हो जाएगा तो इसकी मदद से क्या होगा, रेस्पॉन्स होगा, तेजी के साथ भागोगे, तुम्हारे अंदर सूझ बूझ आ जाएगी कि करना क्या है, वरना तो तुम हक्का का बक्का रह जाओगे वहीं पे वहीं। तो तुम देख रहे हो कि बाहर से कोई स्टिमुलस आया, उसकी वजह से तुमने कैसे रिस्पॉन्स दिया। कैसे? ब्रेन आया, ब्रेन ने ऑर्डर दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को कि कुछ ऐसा करो कि एड्रेनल ग्लैंड के पास इंफॉर्मेशन जाए। बाद में पता चलेगा कि वो क्या करता है इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, और वहां से क्या निकाले, एड्रेनलिन निकाले, ताकि उस बंदे के अंदर जोश आ जाए या बहुत सारी एनर्जी आ जाए और तेजी से भागे वो। तो इस एक्सटर्नल स्टिमुली और रेस्पॉन्स दिखाने में पूरा एक कंट्रोल सिस्टम का सीरीज चल गया। इसने इसको कंट्रोल किया, इसने इसको कंट्रोल किया, इसने इसको कंट्रोल किया, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ कंट्रोल तो हो रहा है, कोई ऐसा है जो कंट्रोल तो कर रहा है, लेकिन सीरीज में कंट्रोल कर रहा है, एक के बाद एक के बाद एक का बैग। तो सीरीज में जब कंट्रोल होता है तो हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन एक मैनर में, कोऑर्डिनेट मैनर में कंट्रोल होता है, यानी कंट्रोल बाय अ सिस्टम इन ए कोऑर्डिनेट मैनर, कंट्रोल इन कोऑर्डिनेट मैनर, कंट्रोल इन कोऑर्डिनेट मैनर, एक सीरीज में कोऑर्डिनेट मैनर। बहरहाल इसलिए हम बोले कि लेक्चर को अंत तक देखें, आपको मजा आएगा, और यहाँ पे आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया होगा तो फौरन फौरन लाइक करें और चैनल और लिंक को शेयर करें अपने जानने वाले के। ठीक है, तो हमने इसे यहाँ पे मतलब बताया, सिर्फ मीनिंग बताया। अब हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करते हैं। हाँ, तो हमने मीनिंग बताया, मीनिंग। अब चैप्टर में हमें इंट्रोडक्शन पार्ट को शुरू करना है, इंट्रोडक्शन पार्ट को शुरू करना है। और इंट्रोडक्शन में ही हम लोग कुछ चीज़ों को पहले बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को बात कर लेते हैं और कहते हैं ये चैप्टर बोलता क्या है। चैप्टर को एकदम शुरू में पढ़ोगे तो बोलता क्या है, कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिकली ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बॉडी है वो इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन। कंट्रोल एंड सिस्टम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होता है। बेसिकली हमारे इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करनी है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन। मशीन क्यों बोल रहे, क्यों बोल रहे, मैं कह रहा द ह्यूमन बॉडी, ऐसा बोलता है आप ही का किताब एनसीईआरटी बोलता है, द ह्यूमन बॉडी इज कॉम्प्लेक्स मशीन, एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। क्यों है कॉम्प्लेक्स मशीन, क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मिंग टन्स ऑफ फंक्शंस, बहुत सारे टन्स ऑफ फंक्शन and processes to maintain and sustain of life, to maintain and sustain of लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमारी बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी जो है टन्स ऑफ, थोड़े बहुत नहीं, 1 2 हजार 9 हजार नहीं, टन्स ऑफ फंक्शन एंड प्रोसेस करता है। इसीलिए ह्यूमन बॉडी को हम लोग मशीन मानते हैं, मशीन, क्योंकि मशीन हजारों लाखों काम कर सकते हैं ना। इसलिए चैप्टर में हमें बेसिकली यही डिस्कस करना है कि मैंने ह्यूमन बॉडी के, हमने किताब ने ह्यूमन बॉडी को कॉम्प्लेक्स मशीन क्यों माना है, कॉम्प्लेक्स मशीन क्यों माना है, इसको हमें डिस्कस करना है स्पेशली कि हम इसको कॉम्प्लेक्स मशीन क्यों मानते हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन क्यों मानते हैं। इस चैप्टर में हमें यही सब पढ़ना है। क्यों मानते हो तो हम बता दिया अभी, सॉरी ये इसको क्यों रट रहा हूं मैं, कि यही रीजन है, क्योंकि हजारों फंक्शन, टन्स ऑफ फंक्शन और प्रोसेस मेंटेन किए जाते हैं। अब ये देखते हैं कि कैसे मेंटेन किया जाता है। उससे पहले, शुरू करने से पहले एक टर्म है जिसको मैं डिस्कस कर देता हूं, जो इसे पूछता है आपसे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में, कि मोमेंट और लोकोमोशन में क्या फर्क होता है। ये आपको पहले जान लेना होगा, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस सब चीजों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो मोमेंट क्या चीज है, लोकोमोशन क्या चीज है, ये तो एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मूव ऑफ एनी बॉडी पार्ट्स, सर्टेन बॉडी पार्ट्स या एनी बॉडी पार्ट्स। मेरा हाथ, मेरे पास हाथ, मेरे पास एबिलिटी है कि मैं इस हाथ को घुमा दिया। मेरे पास एबिलिटी है कि मैं इस गर्दन को घुमा दिया। मेरे पास एबिलिटी है कि मैं इस पैर को घुमा दिया, ऐसे घुमा दूं, कमर को घुमा दे रहा हूं, मेरे पास ये एबिलिटी है। तो मैं एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हूं जब मेरे पास एबिलिटी है अपने सर्टेन बॉडी पार्ट, सर्टेन इसलिए लगा रहे हैं, सारे बॉडी पार्ट इसलिए नहीं लगा रहे, कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जिसको घुमा नहीं सकते, तो क्या है, इस खोपड़ी की हड्डी को एक को ऐसे घुमा के दिखा दीजिए। कोई कहे कि भाई इसको अपना थाई को गोल गोल घुमा के दिखा दीजिए, तो नहीं हो पाएगा ना। कुछ हम बात कर रहे हैं कि सर्टेन बॉडी पार्ट्स को एबिलिटी हो मूव कराने की अगर ऑर्गेनिज्म है तो उससे को मोमेंट कहते हैं। उसको जो बॉडी पार्ट्स हम घुमा रहे हैं
बॉडी पार्ट घुमा रहे हैं उसको हम मोमेंट कहते हैं। तो बॉडी पार्ट में जो मोमेंट हो रहा है उसको घुमा रहे हैं उसको हम मोमेंट कहते हैं, उसे हम मोमेंट कहते हैं, उसे हम मोमेंट कहते हैं कि एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये एक तरह का एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म टू मूव सम सर्टेन बॉडी पार्ट्स, कुछ सर्टेन बॉडी पार्ट्स को मूव कराने की एबिलिटी जो होती है वही क्या कहलाती है, मोमेंट कहलाती है। लेकिन एक ऐसा मोमेंट जिसे बॉडी या ऑर्गेनिज्म अपना पोजीशन चेंज हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह चल के चला जाए, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, लोकोमोशन कह रहे हैं। तो एक मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट, मोमेंट 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 कह लो या कुछ भी कह लो, ये ऐसा मूव दे चेंज द पोजीशन, ये ऐसा चीज है जिससे क्या होगा, व्हेन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, व्हेन दे, ऐसे लिखो, व्हेन दे मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर कोई ऐसा एक्टिविटी हो जिससे ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके चला जाए, उस चीज को लोकोमोशन कहते हैं। यानी ऐसा कोई एक्टिविटी जिसे पोजीशन में चेंज आ जाए उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। और ऐसा कोई एबिलिटी एक्टिविटी जिससे सिर्फ बॉडी पार्ट घूमे लेकिन पोजीशन में चेंज ना आए, वो सिर्फ मोमेंट है। और ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे 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 क्या होगा, बॉडी की ऑर्गेनिज्म की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि हो क्या रहा है, लोकोमोशन हो रहा है। ठीक है, इट्स क्लियर। सो स्क्रीनशॉट ले आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं एक और बात की। हम जानते क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म वो इन रेस्पॉन्स मूव करते हैं किसी न किसी बाहर के या अंदर के, यानी एक्सटर्नल स्टिमुली, बेसिकली एक्सटर्नल स्टिमुली के रेस्पॉन्स में मूव करते हैं। एक लाइन लिखूंगा पहले चैप्टर, यहीं से चैप्टर शुरू हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ऑर्गेनिज्म, जितने भी जानदार है ऑर्गेनिज्म, मूव इन response to organism move in response to various kind of external stimuli। हमने शुरू में ही बात किया था, चैप्टर का मतलब ही है कि ये कोई ना कोई एक्सटर्नल स्टिमुली से, वेरियस काइंड ऑफ स्टिमुली से रेस्पॉन्स तो दिखाएगा। और रेस्पॉन्स दिखाने के चक्कर में पूरा एक कंट्रोल सिस्टम बन गया था जिसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोल रहे थे। ऑर्गेनिज्म मूव इन रेस्पॉन्स टू वेरियस काइंड ऑफ स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस के अंदर जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस है, बाहर का, फॉरेन, जिसकी वजह से रेस्पॉन्स हो रहा है, तो उस रेस्पॉन्स में जो भी मूवमेंट होगा, जैसे कि एक्सटर्नल स्टिमुलस में कौन कौन से स्टिमुली, देखो स्टिमुलस तो एक स्टिमुली को कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे, लाइक हीट हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, ठीक है, लाइट हो जाएगा, एंड न्यूट्रिएंट एक्सेट्रा। इस तरह की चीज़ों को मैं एक्सटर्नल स्टिमुली कहते हैं, एक्सेट्रा। इस तरह की हीट की वजह से भी चीज हम लोग मूव कर जाते हैं, या हीट की तरफ जाते हैं या हीट से दूर जाते हैं। लाइट की वजह से भी ऑर्गेनिज्म मूव कर जाते हैं, या तो लाइट की तरफ जा रहे हैं या लाइट से दूर जा रहे हैं। कोल्ड की वजह से भी ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं, या तो कोल्ड की तरफ जाए या कोल्ड के दूर जाए, कोल्ड से दूर जाए। न्यूट्रिएंट की तलाश में तो हर कोई जाता ही रहता है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, महसूस करने के बाद, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है उसकी तरफ या उससे दूर, तो ये मूवमेंट जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक एग्जांपल है कि ये मोमेंट वो रेस्पॉन्स ही बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से होता है। तो ये रेस्पॉन्स ही जो है ना, ये दिस रेस्पॉन्स ही
ये रेस्पॉन्स ही है ना, वो क्यों हो रहा है? ये रेस्पॉन्स ही बेसिकली क्या है? कंट्रोल, वो है कंट्रोल है, क्योंकि कोई सीरीज में काम हो रहा है उसकी वजह से। जैसे कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आ रहा है तो वहां से अब फंक्शन बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा, दिमाग अपने अंदर से कुछ निकालेगा, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड अपने अंदर से कुछ निकालेगा, फिर जाके वो और दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करेंगे और ये फिर रेस्पॉन्स हो जाएगा। तो रेस्पॉन्स ही एक्चुअली में क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रेस्पॉन्स ही बनेगी। ये रेस्पॉन्स ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो रेस्पॉन्स दिखा रहा है ना एक्सटर्नल स्टिमुलस से, वो बेसिकली क्या है? वही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, वही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। ऑल दिस एक्टिविटी जो कंट्रोल हो रहा है, हर वो एक्टिविटी रेस्पॉन्स के लिए जितनी भी एक्टिविटी होती है उसके लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, इसलिए रेस्पॉन्स में मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोल दिया। अब ये सारी एक्टिविटी यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में अलग तरीके से होता है और एनिमल में अलग तरीके से होता है। सुनो, all these activity in animal by two type of regulations, nervous regulation and hormonal regulation, and all this activity in plant and control and coordination in plant by hormone means only hormonal regulation ही प्लांट में होता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और यही बात हम करते हैं कि जो भी एक्टिविटी होता है इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली वो एनिमल में अलग है। ऑल रेस्पॉन्स इन एनिमल्स, या मैं ऐसा रेस्पॉन्स लिखा, ऑल द एक्टिविटी इन एनिमल्स, किसी भी रेस्पॉन्स बाय टू टाइप, कंट्रोल बाय या रेस्पॉन्स बाय, या फिर मैं ऐसे लिखूं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बाय two type of regulations, by two type of regulations, two type of regulations, two type of regulations, दो तरह के रेगुलेशन है। कौन कौन सा दो तरह के रेगुलेशन है? मैंने कहा कि दो तरह के रेगुलेशन है। एक को मैं कह रहा हूं नर्वस रेगुलेशंस, जो नर्वस सिस्टम के द्वारा होगा, और एक को मैं कह रहा हूं हार्मोनल रेगुलेशंस, नर्वस रेगुलेशंस, और दूसरे को मैं बोल रहा हूं हार्मोनल रेगुलेशंस, हार्मोनल रेगुलेशंस। सो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, कि कोई भी एक काम को कंट्रोल करने के लिए सीरीज में काम करना पड़ता है और बहुत सारे लोग आके इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पूरा का पूरा एक सिस्टम बनता है, तब जाके एक काम होता है। बेसिकली वैसे ही जैसे चिप्स बनाने के फैक्ट्री में बहुत सारे टीम मिलके काम करती है, कुछ लोग आलू को बॉईल कर रहे होते हैं, कुछ लोग आलू को छील रहे होते हैं, कुछ लोग आलू की काट रहे होते हैं ऐसे स्लाइस टाइप का, इस तरीके का जिससे चिप्स बनाया जा सके उस शेप में काट रहे होते हैं, कुछ लोग उसको तल रहे होते हैं, कुछ लोग उसमें नमक मिला रहे होते हैं, कुछ लोग उसको पैक कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अब पहले आलू बॉईल करने का है, सो पहले आलू बॉईल करेगा, ऐसा नहीं है कि चिप्स बनाने के बाद आलू को बॉईल करेंगे, यानी काम को हमें सीक्वेंस में करना होगा, सीरीज में करना होगा। तो काम एक ही काम हो रहा है, चिप्स बन रहा है, लेकिन कई सारे टीम, कई सारे लोग, कई सारे काम कर रहे हैं, उस सारे काम को मिला के एक काम चिप्स बनाना हो। ठीक उसी तरीके से काम तो एक ही है, भागना, शेर को देख लिया अब भागो, लेकिन उसके लिए पहले ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को जाएगा, कहेगा कि तुम निकालो ACTH, भेजो एड्रीनल ग्लैंड के पास, और एड्रीनल ग्लैंड जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड के पास वो भेजेगा, फिर एड्रीनल ग्लैंड अपने से एड्रेनलिन निकालेगा, और उस एड्रेनलिन एपिनेफ्रिन की वजह से हमारी बॉडी में लाइपोलाइसिस होगा, जो पहले का लिपिड है वो टूटेंगे, बहुत सारा एनर्जी निकलेगा, जिससे हमें एक्स्ट्रा जोश आ जाएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगा और बहुत तेजी से भागेंगे। और शुरू में तो हम सुन्न पड़ जाते हैं शेर या सांप को देख के, फिर बाद में दिमाग आता है जब हमारा एड्रेनल ग्लैंड काम करता है। लेकिन ये काम हमारे लिए तो बड़ी जल्दी हो गया, लेकिन अंदर ये काम बहुत सारे स्टेप्स में हुआ।
एक भागने वाली रिस्पॉन्स यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कई सारे सिस्टम काम किए और ये काम एक सीरीज में हुआ। तो इसी को हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि किसी भी काम को अंजाम देने के लिए बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे काम एक कोऑर्डिनेट मैनर में करे। हिंदी में यही इसका मतलब हुआ। अब चाहे आप जैसे बना के लिखना चाहो एग्जाम में लिख सकते हो, थोड़े बहुत मैंने भी लिखाए हैं सेंटेंस। मेन जहां पार्ट है वहां पे हम नोट्स पे ध्यान देंगे। अभी हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन था, इसीलिए हल्का हल्का ऐसे ही चल रहा था। ठीक है, रेस्पॉन्स को ही मैं अपनी तरफ से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा हूं, क्योंकि रेस्पॉन्स दिखाने का मतलब ही है कि वो पूरा का पूरा सीरीज में काम हो जाना, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो हो गया। अब ऑल द एक्टिविटी यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाली जो एक्टिविटी है, ऑल द एक्टिविटी इन एनिमल response by and control and coordinate by two type of regulation, nervous regulation और hormonal regulation। so अब हम बेस्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो हमारा क्या है, नर्वस रेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नर्वस रेगुलेशन है उसकी बात करने वाले हैं, लेकिन उसको एनिमल के अंदर है, ह्यूमन नहीं एनिमल बोलेंगे अभी फिलहाल। तो उससे पहले मैं एक बात और कह देता हूं, जब ये लाइन बोली है तो वो भी बोल देता हूं कि ऑल द एक्टिविटी इन प्लांट, ऑल देयर एक्टिविटी इन प्लांट, सारी की सारी एक्टिविटी जो प्लांट में हो रही, इन प्लांट जो प्लांट में हो रही, वो कैसे कंट्रोल होती है? कंट्रोल, वो जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट देखिए, बाय हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है। और हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है, इसीलिए हम उसको हार्मोनल रेगुलेशन कहता है, इसीलिए हम उसको हार्मोनल रेगुलेशन बोलेंगे, उसे बोलेंगे हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन, उसे हम हार्मोनल रेगुलेशन बोलते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन बोलते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन हम उसको बोला करते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन हम उसको बोला करते हैं, क्योंकि सिर्फ हार्मोन के द्वारा से होता है। प्लांट में सिर्फ हार्मोनल रेगुलेशन है, एनिमल में दोनों है, नर्वस रेगुलेशन भी है और हार्मोनल रेगुलेशन भी है। सो हम लेट्स स्टार्ट रेगुलेशन इन एनिमल्स। बेसिकली इन एनिमल दो तरह के रेगुलेशन है, नर्वस एंड हार्मोन। सो पहले हमारा होगा रेगुलेशन इन एनिमल। अब ये हमारा टॉपिक है और यही से कहानी अब शुरू हो गई है। गाड़ी को पटरी पे लेके आ गया हूं, अब यहां से स्पीड पकड़ लेगी, एकदम 5वीं गियर में डाल के चलाते हैं। मैंने कहा रेगुलेशन इन एनिमल, ये रेगुलेशन दो तरीके का है, इसका मतलब दो तरह के सिस्टम इस रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। तो मैं ऐसे 5वीं गियर में लिखता हूं क्या, कि रेगुलेशन इन एनिमल बाय टू टाइप ऑफ सिस्टम, जैसे कि नर्वस सिस्टम। कौन सा रेगुलेशन करेगा? ये नर्वस रेगुलेशन, नर्वस सिस्टम नर्वस रेगुलेशन करेगा, नर्वस रेगुलेशन करेगा, नर्वस रेगुलेशन करेगा। और इसी नर्वस रेगुलेशन को हम पढ़ेंगे। और क्या, इंडोक्राइन सिस्टम, मतलब सारे इंडोक्राइन ग्लैंड को मिला के हम बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब हार्मोन सिक्रेट करने वाला ग्लैंड। सारे के सारे को मिला दूं, जितने भी हमारी बॉडी में मौजूद है, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थाइमस, पीनियल, ठीक है, और आपका एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ये जिस पेनक्रियाज नहीं सर पहले, हाँ पेनक्रियाज, मिक्सोक्राइन बोलते हैं पेनक्रियाज को, बाकी हम उसको खाली हार्मोन के नाम से नहीं जान सकते, पर ले सकते हैं, टेस्टिस ले सकते हैं, ओवरी ले सकते हैं, ये और ये बताएं एड्रीनल ले सकते हैं, थाइमस ले लिया हमने, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे और भी ग्लैंड्स हैं, इन सब को जो हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, इनको कलेक्टिवली हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम भी रेगुलेशन इन एनिमल का काम करता है। एंडोक्राइन सिर्फ एनिमल में एंडोक्राइन सिस्टम कहेंगे, प्लांट में तो हार्मोनल सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि वहां पे ग्लैंड कुछ नहीं है, वहां ग्लैंड नहीं है, हार्मोन रिलीज जरूर होते हैं लेकिन वहां ग्लैंड नहीं है, इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम इन प्लांट नहीं बोलेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम इन एनिमल ही बोलते हैं। और इससे जो हो गया क्या, हार्मोनल रेगुलेशन होता है, हार्मोनल रेगुलेशन होता है,
हार्मोनल रेगुलेशन यानी हार्मोन के द्वारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। रेगुलेशन में मैं रेगुलेशन मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। रेस्पॉन्स, रेगुलेशन से जो काम होता है वो है रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स रेगुलेशन का मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से जो काम हो रहा है वो है एक रेस्पॉन्स। तब तीनों को मतलब हम सेम ही रख रहा हूँ। रेस्पॉन्स हो रहा है मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है या फिर रेगुलेशन हो रहा है। चलो सबसे पहले हम एंडोक्राइन में नहीं, नर्वस सिस्टम के काम को समझते हैं। तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम को शुरू करते हैं कि नर्वस सिस्टम जिसका बेसिक यूनिट, नर्वस सिस्टम के बारे में याद रखना, जिसका बेसिक यूनिट न्यूरॉन होता है। बेसिक यूनिट क्या होता है? न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बचपन से सुनते आए होंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम हम इसको कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, बेसिक स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये डेफिनेशन है नर्वस सिस्टम। इसको हम हाईली स्पेशलाइज्ड सेल भी बोलते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल भी बोलते हैं इसको, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये नर्व इंपल्स को जनरेट करता है, डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है, कंडक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है। हाईली स्पेशलाइज्ड सेल इसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम को। ना न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन्स भी हम इसको बोलते हैं। न्यूरॉन्स को हम कई जगहों पे नर्व सेल भी बोले, हम इसको नर्व सेल भी बोलते हैं, नर्व सेल भी बोलते हैं, नर्व सेल भी बोलते हैं, नर्व सेल भी बोलते हैं। हाईली स्पेशलाइज्ड सेल इसीलिए क्योंकि इस पे इंपल्स जनरेशन की क्षमता है। बिकॉज क्या है? बिकॉज दे जनरेट, दे जनरेट जनरेट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, पता लगा सकता है, रिसीव, ठीक है, और ट्रांसमिट एंड कंडक्ट ऑफ नर्व इंपल्स। इंपल्स, नर्व इंपल्स एक तरीके का मैसेज है जो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जितने भी इंफॉर्मेशन है, ये हार्मोन का रिलीज होना, ब्रेन के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करना, तो ब्रेन से लेकर उस बॉडी पार्ट तक जो इंफॉर्मेशन, जो मैसेज आई है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल के फॉर्म में आती है। उसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। उसको जनरेट करने को, उसको डिटेक्ट करने का, उसका रिसीव करने का, उसको ट्रांसमिट करने का, उसको कंडक्ट, ये मैंने कंडक्ट लिखा है, सी नहीं एल लग रहा है, ये इसको कंडक्ट मिला है, कंडक्ट करने की क्षमता होती है न्यूरॉन में। इसीलिए हम इसको हाईली स्पेशलाइज्ड सेल बोला करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको हाईली स्पेशलाइज्ड सेल बोला करते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल बोलते हैं। क्षमता होती है इसके अंदर, इसीलिए हम इसको हाईली स्पेशलाइज्ड सेल बोला करते हैं। बाकी बातें हम बात जब हम इसको डायग्राम में डील करेंगे। बहरहाल हमें नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो एक चीज और कि नर्वस सिस्टम एकदम से, जैसे नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, तो और भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आते हैं, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन आते हैं। जैसा हमारे पास इस वक्त नर्वस सिस्टम है ना, ऐसा ही नहीं आया था ऊपर वाले ने, ऐसा ही नहीं एज इट इज नहीं दिया था, और एज इट इज इंसानों में भी ऐसे एग्जैक्ट नहीं आया था। पहली बात, सारे जानदार में ऐसा ही नहीं आया एकदम से, दुनिया में ये एकदम से ऐसा एडवांस टाइप का आया नहीं था। धीरे धीरे धीरे, जैसे मोबाइल था, पहले काड़ा वाला मोबाइल था, इतना बड़ा एंटीना सा निकला होता था, फोन करने का भी पैसा 10-15 रुपया और रिसीव करने का भी पैसा, बहुत ही ज्यादा मतलब डमी टाइप का था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और आज मोबाइल देखो, एंड्रॉयड 5G वगैरह सब कुछ है। उसी तरीके से ब्रेन भी है, एकदम से ऐसा ही नहीं आया जैसे आज एकदम जिस तरीके से मौजूद है। यानी कि जो नर्वस सिस्टम है जो डेवलप हुआ है ना, वो एवोल्यूशन हुआ है उसमें, जो है ना, इसमें एवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ। एवोल्यूशन है यानी कि इसके अंदर ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है नर्वस सिस्टम में।
एकदम इनिशियल स्टेज की बात करें, दुनिया में वो सबसे पहला जानदार जिसके अंदर नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ था वो हाइड्रा है। हाइड्रा के अंदर सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम हम बोलते हैं उसको, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इसी के पास था, इसके पास हाइड्रा के पास सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, सबसे आसान था। क्या ना ब्रेन था ना स्पाइनल कॉर्ड था, केवल क्या था, ओनली नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन था, ओनली नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, नेटवर्क ऑफ नर्व, नर्व लिख देता हूं मैं, नेटवर्क ऑफ नर्व था और कुछ और नहीं था, बस जाल बिछा हुआ था पूरे बॉडी में नर्व का, नो ब्रेन नो स्पाइनल कॉर्ड, कुछ नहीं था इसमें। उसके बाद बहुत समय तक आया नहीं, उसके बाद सीधा जब कॉकरोच आया, कॉकरोच में भी इंसेक्ट, इंसेक्ट माना इंसेक्ट आया और इंसेक्ट में भी कॉकरोच, उसके अंदर जो ब्रेन दिया, जो नर्वस सिस्टम दिया, उसमें थोड़ा सा सिंपलर था, मैंने इसको सिंपलेस्ट ना कहा कि सिंपलर कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारी खामियां थी, ये सिंपलर टाइप था। सिंपलर टाइप के मतलब कि इसके अंदर ब्रेन जैसा कुछ था, ब्रेन नहीं था, ब्रेन लाइक कुछ था, ब्रेन लाइक था, ब्रेन की तरह काम करने वाली चीजें थी, लेकिन ब्रेन नहीं था। एंड नेटवर्क ऑफ नर्वस सिस्टम भी था, ये जो हाइड्रा में है, नेटवर्क ऑफ नर्वस सिस्टम कराऊं, नर्व भी, नर्व भी मौजूद था, लेकिन ब्रेन लाइक कुछ चीजें था। तो कॉकरोच में थोड़ा सा एडवांस आया हाइड्रा के कंपेयर में, इसलिए सिंपलर कह रहे हैं। और सबसे एडवांस तो एनिमल में है, मतलब मैमल्स के अंदर आया। पर ये एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम इन 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 केवल एनिमल की ही बात करना, हाइड्रा एनिमल में आता है, इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं, जो है जो ऐसे माइक्रोब से मत बात करते हैं, दूसरे जानदार में बात मत कर देना, केवल एनिमल में ही है। तो ये बात अंडरस्टूड है कि एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल लिखने की जरूरत नहीं है। कॉकरोच, अब आया तीसरी चीज, अब आया तीसरी चीज, अब आया तीसरी चीज, हाइड्रा के बाद कॉकरोच आया, कॉकरोच के बाद आएगा मैमल्स। अब मैमल्स में भी मैं किसकी बात कर रहा हूं, बेसिकली ह्यूमन की बात कर रहा हूं। तो ह्यूमन के अंदर जो नर्वस सिस्टम था, एक एडवांस नर्वस सिस्टम यानी कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है हमारे में, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हमारी बॉडी ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होगा ह्यूमन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है, यहाँ पे ब्रेन भी है, यहाँ पे ब्रेन भी है, यहाँ पे स्पाइनल कोड भी है, ब्रेन भी है, यहाँ पे स्पाइनल कोड भी है, स्पाइनल कोड भी है, यहाँ पे नेटवर्क ऑफ नर्व भी है, ये सब है। यहाँ पे नेटवर्क ऑफ नर्व, ये सब है। इसीलिए हम लोग ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम बोला करते हैं, कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम बोला करते हैं इसको। The most advanced type of nervous system present in human, most advanced type of nervous system present in human, ये सवाल आएगा तो मार देना। तो हम इसीलिए अब ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को डिटेल करते हैं। अब और इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, है चैप्टर बहुत मस्त, कम टाइम होने की वजह से भी हम बहुत सारी चीजों को अभी तुम्हारे सामने नहीं रख रहे हैं, वैसे तुम्हारे जरूरत से 10% ज्यादा ही रखेंगे, 15% ज्यादा ही रखेंगे, लेकिन जितना हम कभी करा करते थे उसे थोड़ा सा कम रखें, बाद में देखेंगे डिटेल कर, वैसे सफिशियंट है, सबको मेडिकल थोड़ी ना करना अभी। चलो चलो आगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम या ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। इसमें ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में स्पेशलाइज सेल होते हैं और उसका नाम क्या है, न्यूरॉन, तो आप जानते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे और चीजें होती है। चलो, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में दो तरीके के मेन पार्ट्स होते हैं, दो तरीके के पार्ट्स होते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में, ये दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। द नंबर वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नंबर टू इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS एंड PNS, दो तरह का न्यूरल सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब PNS का मतलब क्या होता है,
पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम होता है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम होता है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम होता है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो नाम हमको पढ़ना होता है, एक पढ़ना होता है ब्रेन के बारे में, दूसरा पढ़ना होता है स्पाइनल कोड के बारे में। और स्पाइनल कोड में हमें सिर्फ इसका फंक्शन पढ़ना होता है, और इसका मेन फंक्शन होता है कुछ रेफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना। मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ रेफ्लेक्स एक्शन, रेफ्लेक्स आर्क जैसी चीज़ों को पढ़ना होगा। इसको हम बाद में डील करेंगे। सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो क्या है, जस्ट ए नेटवर्क ऑफ नर्व्स है, कुछ और नहीं है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स, जिसका काम क्या है, बॉडी पार्ट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मिलाना, कनेक्ट करना, नेटवर्क ऑफ नर्व्स है, जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, नेटवर्क ऑफ नर्व। इसका काम क्या है, बॉडी पार्ट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मुलाकात करवाना, कनेक्ट करवाना, ताकि इंफॉर्मेशन इधर से इधर जा सके। एक तरह का पाथवे क्रिएट करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल इसलिए मेन पार्ट है ना, मान लिया हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और इधर दोनों के पार्ट को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बॉडी पार्ट मान रहे हैं, और उसके बीच में जो कनेक्शंस है, इसको बॉडी पार्ट, इसको चलो हम दिखाते हैं डायग्राम में, बिल्कुल बहुत मस्त तरीके से समझ में आएगा। हम लोग बात करने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डील कर रहे हैं, हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डील कर रहे हैं, जो है क्या, नेटवर्क ऑफ नर्व्स है। हम देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो है एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना दे रहा हूँ। ये मेरे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मेरे पास क्या, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बॉडी का मेन एक्सिस मान लिया हमने यही है, और इधर क्या है, बॉडी पार्ट्स है, ये एक बॉडी पार्ट्स है, ये एक बॉडी पार्ट्स है, क्या बॉडी पार्ट्स, इस बॉडी पार्ट्स को हम इनवॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स बोल रहे हैं, इनवॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स बोल रहे हैं, बॉडी पार्ट्स बोल रहे हैं, इनवॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स बोल रहे हैं, ठीक है, इनवॉलेंट्री। और इसको हम वॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स बोल रहे हैं, वॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स। यानी बहुत से बॉडी पार्ट्स है जिसका फंक्शन हमारे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, और अपने आप काम करता रहता है। जैसे स्टमक का गैस्ट्रिक सिक्रेशन शुरू करना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम सोचेंगे कि अभी रिलीज करवाना है, रिलीज करवा ले, जब मन करे ना करवाए। बहुत ऐसे है, दिल का धड़कना, वो हमारे बस में नहीं है कि हम सोचे कि अभी धड़क ले, 2 दिन तक ना धड़के ताकि उसको रेस्ट मिल जाए, ऐसा कभी नहीं करेगा, वरना जिंदगी भर का रेस्ट ले लेगा इंसान, अगर ऐसा कभी हुआ तो इनवॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स ऐसा बॉडी पार्ट्स जो हमारे किसी कंट्रोल में नहीं, अपनी मर्जी से कंटिन्यूअस मैनर में वो काम करता जा रहा है, चल रहा है। जैसे कि मैंने अभी बोला स्टमक है, उसका सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन हमारे बस में नहीं है। जैसे कि हार्ट का फंक्शन हमारे बस में नहीं है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ता या घटता है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। गोनेट्स का फंक्शन, टेस्टिस और ओवरी, स्पर्म और ओवम को बनाते हैं, वो उनका अपना प्रोसेस है, उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, वो अपने है, हम जब चाहें तब उसको रोक नहीं सकते। इस तरह की बहुत सारे हैं। इंटेस्टाइन का भी फंक्शन है, लंग्स का भी फंक्शन है, इसको अगर हम रोकने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत बड़ा डिस्टर्ब कर देंगे अपने अंदर। और बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि लिम्स मतलब हाथ और पैर, ठीक है, लिम्स में हाथ भी आ जाते हैं और पैर भी आ जाते हैं, हैंड भी आ जाता है और फीट भी आ जाता है, पैर भी आ जाता है, और क्या आ जाता है इसमें, टंग आता है, जुबान कंट्रोल ऑर्गन है, मोस्ट कंट्रोल ऑर्गन जुबान ही है, लेकिन ये फिसलता बहुत है, गाली बक देते हैं, बोलते हैं कि जुबान फिसल गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम फिसलाते हैं तो ही फिसलता है, क्योंकि बायोलॉजी तो बोलता है कि मोस्ट कंट्रोल ऑर्गन इज टंग, ठीक है। अब देखना, इन सारी तरह के बॉडी पार्ट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट कराने वाले जो ये क्या है, ये क्या दिख रहे हैं, इन सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट कराने वाली चीजें क्या दिख रही है, तुमको क्या दिख रही है, 2-3 तरह के बना देते हैं हम, क्या दिख रही है, क्या दिख रही है, क्या दिख रही है, और भी बना सकते हैं हम लोग, चलो कलर बदल लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं, ये क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये सब क्या है, तो नेटवर्क ऑफ नर्व्स है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क ऑफ नर्व्स है, एक को मैं नर्व्स कह रहा हूँ, ये मेरा एक नर्व्स है, और इसका जाल बिछा हुआ है, तब टोटल को हम क्या कहेंगे, नेटवर्क ऑफ नर्व्स बोलेंगे। तो ऐसा नेटवर्क ऑफ नर्व्स
जो बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला करता है। तब कंप्लीट डेफिनेशन हो गया अपने पास कि नेटवर्क ऑफ नर्व्स, नेटवर्क ऑफ नर्व्स, नेटवर्क ऑफ नर्व्स which 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 connect, network of nerves which connect, which connect central nervous system to body part, body part से कनेक्ट करेगा, बॉडी पार्ट से कनेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और कि ऐसा नेटवर्क ऑफ नर्व, ऐसा नेटवर्क ऑफ नर्व जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिर्फ इनवॉलंटरी पार्ट से कम, पूरे से नहीं, सिर्फ इतने हिस्से की बात करें, सिर्फ इनकी बात कर रहा हूं, ये जो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है सिर्फ इनकी बात कर रहा हूं, सिर्फ ये इससे कनेक्ट कर रहा है। तो ये लोग कौन होते हैं? ये सिर्फ मिला इतने नेटवर्क ऑफ नर्व हमारे कहलाते हैं एएनएस, ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम। बस ये सब मिला के ये सब ऑटोनोमस हो गए, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इनवॉलंटरी से मिलाते हैं। और इतने को एसएनएस, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कहते हैं। यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को मैं कह रहा हूं एएनएस, और दूसरे को कह रहा हूं मैं एसएनएस, एसएनएस और एएनएस। ठीक है, ऑटोनोमिक या ऑटोनोमस, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। फिर एसएनएस, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स है, ऑटोनोमस, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? नेटवर्क ऑफ नर्व विच कनेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी पार्ट इज कॉल्ड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलो इसको भी समझ लगे हाथ, हम इसकी डेफिनेशन हम यहीं पे लिख देते हैं। कैसे, किसको बोल रहे हैं ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम? मतलब नेटवर्क ऑफ नर्व, ऐसा नेटवर्क ऑफ नर्व, नेटवर्क ऑफ नर्व, नर्व which connect, which connect, which connect central nervous system to involuntary organs, केवल involuntary organs, involuntary organs only, केवल उससे अगर मिला दे एएनएस, ऐसा नेटवर्क ऑफ नर्व्स, उसको हम एएनएस बोलते हैं। और इसमें क्या बोलेंगे? नेटवर्क ऑफ नर्व, नेटवर्क ऑफ नर्व्स, नर्व which connect central nervous system to voluntary organs, voluntary organs only, केवल उसको सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कहते हैं, उसको सोमैटिक न्यूरल सिस्टम बोलते हैं, उसको सोमैटिक न्यूरल सिस्टम बोलते हैं, उसको सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। क्लियर? क्लियर? यहां से स्क्रीनशॉट लो। चलो थोड़ा सा ऊपर हटा देते हैं और थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। क्या क्या बात करते हैं कि ये जो ईएनएस है ना, ये दो प्रकार का है, टू टाइप्स ऑफ होता है इसमें, पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। ये कह लो कि दो तरह के इसके अंदर नर्व्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, पैरा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम या नर्व्स, और दूसरा है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, पैरा नहीं लगा इसमें,
ऑटोनोमस का पार्ट है ये वैसे ऑर्गेन को कंट्रोल करता है जो हमारे में कंट्रोल नहीं है, ऐसे ऑर्गेन को मैसेज पहुंचाता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं, इनवॉलंटरी से कनेक्टेड है। अब इनवॉलंटरी के दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक जो हमेशा होते रहते हैं, नॉर्मल कंडीशन में भी होते रहते हैं, इनवॉलंटरी ऑर्गेन जितने भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो काम हमेशा करते रहते हैं, नॉर्मल वे में हर हालत में करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जरूरत पर टाइम पे करते रहते हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो एक खास पार्टिकुलर टाइम पे ही होता है। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो है नॉर्मल कंडीशन में काम करता है। अगर नॉर्मल कंडीशन में जो ऑटोनोमिक ऐसे इनवॉलंटरी ऑर्गन को कंट्रोल करने वाली जो सिस्टम है वो ये है, तो ये मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलंटरी को तो पहुंचाती है, बट नॉर्मल कंडीशन में, वर्क अंडर नॉर्मल कंडीशंस, वर्क अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशंस, तो नॉर्मल कंडीशन में ये अपना वर्क करती है। और ये जो है वर्क अंडर इमरजेंसी कंडीशंस, इमरजेंसी कंडीशन में जो भी है, इमरजेंसी कंडीशंस। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले। अगर जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया होगा और उनको लग रहा है कि लाइक करना चाहिए तो कर देना चाहिए, उनको कंजूसी नहीं करना चाहिए। लाइक करने में कोई पैसे का खर्चा नहीं होता है, सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में भी नहीं होता है। आप हमें थोड़ा सपोर्ट दो, हम आपको बहुत सपोर्ट देंगे। चलो आगे 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 हम पढ़ने वाले हैं कुछ और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन या नर्व फाइबर, नर्व फाइबर ये हम पढ़ने वाले हैं। नर्व फाइबर बेसिकली न्यूरॉन को ही कह रहे हैं, नर्व सेल को ही फाइबर हम बोल देते हैं। नर्व सेल इन न्यूरॉन्स के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, नर्व सेल भी कह लेते हैं यहाँ पे, नर्व सेल। तो बेसिकली बेसिस क्या होगा, तो रॉ, बेसिस होगा रॉ, बेसिस रॉल, रॉल में भी क्या रॉल, रॉल में भी क्या रॉल, तो डायरेक्शन ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन, मतलब किधर से किधर इंपल्स लेके जाएगा, इंपल्स ट्रांसफर, इंपल्स ट्रांसमिशन है ना, उसके आधार पे, उसके आधार पे हम लोगों ने नर्व सेल यानी न्यूरॉन को कई हिस्सों में बांटा है। देखना फिर समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे अपने पास इनवॉलेंट्री ऑर्गन है और यहाँ पे अपने वॉलेंट्री ऑर्गन है। यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, नेटवर्क देखे थे हम नॉब्स का, ये नेटवर्क ऑफ नॉब्स थे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे थे नेटवर्क ऑफ नॉब्स, मैंने 3 कलर दिया हुआ था, वो कुछ सोच के दिया हुआ था। यहाँ पे देखो, इसमें ये जो न्यूरॉन है उसका काम क्या होता है कि वो सिर्फ इम्पल्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैसेज को, इम्पल्स, नर्व इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करें। वो क्या कर रहा है, मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकाल के इसको दे रहा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज अगर बॉडी पार्ट्स को दे रहे हैं, मतलब ऑर्डर दे रहे हैं, ये ऑर्डर देने का काम कर रहा है। दिमाग का है, दिमाग जो अपनी तरह से निकालता है वो क्या ऑर्डर निकालता है। बॉडी पार्ट्स जो मैसेज लेके जाते हैं, अरे ये हो रहा है, वो तो मैसेज होता है, वो सेंसेस होता है। और दिमाग जो भेज रहा है इम्पल्स, उसको हम ऑर्डर कहते हैं। तो बेसिकली जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑर्डर भेजता है, वो इस तरह से इधर भेज रहा है, ये ऑर्डर ले जाने वाले नर्व है। इसको हम न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन कहते हैं, इसको हम लोग मोटर न्यूरॉन कहते हैं, मोटर न्यूरॉन। लोग इसको ऑफरेंट नर्व फाइबर भी, इफरेंट, इफरेंट एग्जिट करवाना ना, ब्रेन से बाहर निकलवा रहा, इसलिए हम इसको इफरेंट नर्व फाइबर भी बोलेंगे, इफरेंट नर्व फाइबर भी बोलेंगे, इफरेंट नर्व फाइबर भी बोलेंगे इसको।
क्योंकि मैसेज को कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है, एफरेंट नर्व फाइबर। बहुत से लोग इसको इफेक्टर नर्व भी कहते हैं, इफेक्टर न्यूरॉन भी इसको बोल लिया करते हैं, ये भी बोला जा सकता है। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, किधर से ये इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट की तरफ लेके जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट की तरफ लेके जा रहा है। तो चाहे इस बॉडी पार्ट हो चाहे इस बॉडी पार्ट हो, दोनों ही तरफ लेके जा रहा है, दोनों ही तरफ लेके जा रहा है। तो इम्पल्स को लेके जा रहा है, बेसिकली क्या, इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकाल के बॉडी पार्ट तक लेके जा रहा है। इससे न्यूरॉन को हम लोग मोटर न्यूरॉन या एफरेंट नर्व फाइबर, डेफिनेशन लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, a nerve fiber या neuron which transmit impulse from central nervous system to the body part। इस बात को बार बार सुन लेना, ठीक है। यहां पे हुआ ये वाला, इसको मैं कह रहा हूं, ये मैसेज हमेशा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर लेके जा रहा था, एग्जिट करवा रहा था, इसलिए इफरेंट नर्व फाइबर बोल रहे थे। लेकिन ये तो एक्सेप्ट करवा रहा, लेके आ रहा है, इसको हम ऑफरेंट नर्व फाइबर बोल सकते हैं, ऑफरेंट नर्व फाइबर बोल सकते हैं, ऑफरेंट नर्व फाइबर इसको हम आराम से बोलेंगे, ऑफरेंट नर्व फाइबर इसको हम आराम से बोलेंगे, ऑफरेंट नर्व फाइबर। और यहाँ पे इसे, इसका एक और नाम है, सब नाम बोल देते हैं, ऑफरेंट नर्व फाइबर भी इसको तुम बोल सकते हो, इसको तुम सेंसरी न्यूरॉन भी बोल सकते हो, सेंसरी न्यूरॉन भी बोल सकते हो, इसको सेंसरी न्यूरॉन भी बोल सकते हो, इसको अगर इसको 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 सेंसरी न्यूरॉन, ऑफरेंट नर्व फाइबर, सेंसरी न्यूरॉन या रिसेप्टर न्यूरॉन भी बोल सकते हो। काम क्या है इसका, काम तो सीधा जानते हो कि क्या करेगा, यहाँ पे इम्पल्स को किधर से किधर ला रहा है, बॉडी पार्ट से इम्पल्स कहाँ जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहा है इम्पल्स, ठीक है। यानी कि न्यूरॉन विच ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम बॉडी पार्ट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक तरह का सेंसेस दे रहा है ब्रेन को कि कुछ करो, और कुछ करने वाली चीज को ऑर्डर कहते हैं, तो ऑर्डर वाला ये है ऑर्डर, मोटर न्यूरॉन का इम्पल्स को हम ऑर्डर कहेंगे। और यहाँ पे जो इम्पल्स बनेगा ये एक सेंसेस कहेंगे, ये एक तरह का सेंसेस है। और ये बेचारा जरूरत पड़ने पे इधर भी पहुंचा सकता है, जरूरत पड़ने पे इधर भी पहुंचा सकता है, दोनों डायरेक्शन में जाता है, इसीलिए हम इसको मिक्स न्यूरॉन बोलते हैं, मिक्स न्यूरॉन बोलते हैं। ये दोनों ही तरफ काम करता है। ये बॉडी पार्ट्स एक बना लेता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना लेता हूं मैं, ये दो पार्ट्स हो गए। मैसेज को इधर भी पहुंचा सकता है, मैसेज को इधर भी पहुंचा सकता है, दोनों एबिलिटी होता है, इसीलिए हम इसको मिक्स न्यूरॉन कहते हैं, रिले न्यूरॉन कहते हैं, बेसिकली इसको मिक्स न्यूरॉन से याद रखो। ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ रोल, यानी किस तरीके से किस डायरेक्शन में इम्पल्स को लेके जा रहे हैं, उस हिसाब से 3 प्रकार का है, ये आपको अभी अभी याद करना पड़ेगा हाथ के हाथ। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, झक्कास तरीके से, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे हम पहुंचते हैं, फिर से हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पे ही, ऐसा नहीं कहीं और नहीं चले गए, लेकिन इस बार मैं क्या करूं, टाइप्स ऑफ नर्व, नर्व खाली करना, नर्व, और अभी पता चल जाएगा क्या है। इस बार सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऐसे बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ही चीज होती है ना, एक ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कोड होता है। तो जो रॉड लाइक शेप है इसको मैं स्पाइनल कोड कह ले रहा हूँ, और इसको मैं ब्रेन कह रहा हूँ। ये ब्रेन है और ये क्या है, स्पाइनल कोड है, ये स्पाइनल कोड है, ये स्पाइनल कोड है, ये स्पाइनल कोड है, ये ब्रेन है, इसको मैं ब्रेन कह रहा हूँ, इसको मैं ब्रेन कह रहा हूँ, ये ब्रेन है और बाकी स्पाइनल कोड है। बॉडी पार्ट्स वहीं के सारी बॉडी पार्ट्स रखो। इस तरफ हमने रख दिया अपना इनवॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स रख दिया हुआ है, और इस तरफ हम लोगों ने रख दिया है वॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स। वॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स, यहां से देखो, अगर कोई ऐसा न्यूरॉन, ऐसा नर्व, ऐसा नेटवर्क ऑफ नर्व जो मैसेज को ब्रेन तक लेके आए या लेके जाए, यानी ब्रेन से ही सिर्फ कनेक्ट हो, बॉडी पार्ट से ब्रेन को, यानी इनके बीच में चाहे वो इधर जाए या इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए या इधर जाए, यानी कि सिर्फ ब्रेन से बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने वाला नेटवर्क ऑफ नर्व्स को हम लोग
क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व, क्योंकि ब्रेन के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं क्रेनिया, क्रेना, क्रेनियम। ये इस नर्व को भी हम लोग बोल रहे हैं क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, जो क्या करेगा, ब्रेन से बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करेगा। केवल क्या है, कनेक्ट, जिस भी तरीके से मैसेज इधर जा रहा उधर जा रहा, ये सब बात नहीं कर रहे। सोमैटिक है, सेंसरी है, कुछ भी हो सकता है, सोमैटिक भी हो सकता है, सेंसरी भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है, वो सब मैं बात नहीं कर रहा। बेसिकली सेंसरी और मोटर होता है इसमें। मैसेज इधर भी लेके जा सकता है, उधर भी लेके जा सकता है, लेकिन ये क्या करता है, ब्रेन को वॉलंटरी या इनवॉलंटरी बॉडी पार्ट से कनेक्ट है, ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स, या सेंट्रल नहीं, खाली ब्रेन, ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स। सेंट्रल कह देता था तो ये तो पीएनएस हो जाता, बॉडी पार्ट। ऐसे को क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो स्पाइनल कोड से कनेक्ट करके रखते हैं। स्पाइनल कोड और बॉडी पार्ट्स में इंफॉर्मेशन इधर या इधर, इधर या इधर, इधर या इधर, इधर या इधर, जैसे भी, इसको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो अ नेटवर्क ऑफ नर्व विच कनेक्ट, या नर्व विच कनेक्ट द स्पाइनल कोड टू बॉडी पार्ट्स। इसमें क्या है कि बॉडी पार्ट को, बॉडी पार्ट कनेक्ट हो रहा है विद स्पाइनल कोड, और किसकी मदद से हो रहा है, 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 स्पाइनल कोड की मदद से हो रहा है। कैसे, स्पाइनल नर्व्स की मदद से, स्पाइनल कोड, ये तुमको याद रखना है, स्पाइनल नर्व्स और मोटर। अब इसमें भी सेंसरी हुई हो सकता है, इसमें देखो सेंसरी भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है, लेकिन इसमें देखो सेंसरी भी होता है, मोटर भी होता है, और मोटर के साथ मिक्स्ड भी होता है, तीनों तरह के यहाँ पे तो है। मिक्स सिर्फ स्पाइनल कोड से कनेक्ट हो सकता है, ब्रेन फ्रेंड से नहीं हो सकता है यहाँ पे। ये थोड़ी तुम्हें ध्यान रखना हो, मिक्स्ड है, स्पाइनल कोड है, कौन कहाँ पे है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। बहरहाल इसमें एक चीज़ और याद रखना होता है कि ये 12 पेयर होता है, नंबर्स की बात कर ले, और ये जो है स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं ना, 31 पेयर होता है, 31 पेयर्स होता है। ये 12 पेयर्स, ये 31 पेयर्स, बस। इसके लिए बहुत बड़ा पोर्शन आपका फिनिश हो चुका है। क्लियर? तो लेक्चर को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं, हम लोग न्यूरॉन के कुछ रोल्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूरॉन, न्यूरॉन के कुछ रोल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। स्ट्रक्चर सबसे पहले, वैसे स्ट्रक्चर हम 9th क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, 8 में भी पढ़ाया हुआ। न्यूरॉन को हम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। न्यूरॉन जो होता है, ये 3 काम करता है, इसके रोल 3 इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इम्पल्स को, इम्पल्स जनरेशन भी कर सकता है, जनरेट कर सकता है, इसके पास एबिलिटी होती है। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज सेल क्यों बोलते हैं कि इम्पल्स जनरेशन भी इसकी एक्टिविटी होती है। इसकी एक्टिविटी जो होती है इम्पल्स जनरेशन है, इसकी एक्टिविटी में इम्पल्स जनरेशन हो गया, और यह है कि इम्पल्स कंडक्शन है, इम्पल्स कंडक्शन है, इम्पल्स कंडक्शन है, और तीसरी बात इम्पल्स कंडक्शन है, इम्पल्स कंडक्शन है, इम्पल्स कंडक्शन है, इम्पल्स कंडक्शन है, और क्या है, इम्पल्स ट्रांसमिशन है। ये 3 चीजें, इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है। ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें हैं। अब इसको समझना है ना, तो डायग्राम को समझना होगा थोड़ा बहुत। देखो इम्पल्स जनरेशन और कंडक्शन तो मैं ऐसे डायग्राम से ही समझा दूंगा। मैं पे एक न्यूरॉन बनाता हूं, मैं देखो एक न्यूरॉन हम लोग बनाने जा रहे हैं। ये मेरे पास एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन हम बना रहे हैं। न्यूरॉन में ये जो हमने अभी बनाया है, इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं, इसे हम
सेल बॉडी बोलते हैं। और ये सेल बॉडी के साथ एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर यहीं से इवॉल्व हो रहा है, एराइज हो रहा है। अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं। इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये है अपना डेंड्राइट्स, इसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी को लोग साइटोन भी कहते हैं, तो कई जगह पे साइटोन भी नाम से आएगा, कई जगह पे सोमा भी नाम से आएगा। 3 नाम है इसके, तुम्हारे भी कई सारे नाम हो, इसके भी है। ये जो है ये भी सेल बॉडी से एराइज हो रहा है, लेकिन वो ब्रांच शेप में है। ये अनब्रांच एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। बाद में चल के इसके टर्मिनल पे थोड़ा सा ब्रांच आता है, लेकिन वो वहां से चीजें बदल जाती है, इसीलिए हम इसको ब्रांच नहीं बोलते, वो दूसरी चीज हो जाती है। इस वाले को हम बोलते क्या है, एक्सॉन बोलते हैं। इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। ये साइटोन है, ये एक्सॉन है, ये डेंड्राइट्स है। जो एक्सॉन है, ये साइटोन है, उसके सेंट्रल पे बड़ा सा एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस को सेंट्रल न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस यहीं पे बस होता है, उसे हम सेंट्रल न्यूक्लियस बोलेंगे। उसे हम सेंट्रल न्यूक्लियस बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल न्यूक्लियस। और ये चीज सेल बॉडी के पास है। इसीलिए सेल बॉडी है ना कहीं पूरे न्यूरॉन को, पूरा न्यूरॉन एक बॉडी है मान लेते हैं, न्यू बॉडी है, तो सेल बॉडी उसका ब्रेन है। तो इसको हम एक्ट लाइक ब्रेन ऑफ न्यूरॉन भी कह सकते हैं। इसको हम ब्रेन ऑफ न्यूरॉन भी कह सकते हैं। और देखना, यहां पे एक फ्लूइड भी होता है। यहां अंदर आओगे तो तुम्हें एक फ्लूइड दिखाई देगा। ये यहाँ पे मैं इस तरह का पीला कलर का फ्लूइड बना रहा हूँ। यहाँ पे एक फ्लूइड भी मौजूद होता है सेल बॉडी में। यहाँ तक यहाँ पे एक फ्लूइड मौजूद है, अलग फ्लूइड, एक तरह का फ्लूइड कंटेंट है। इसको हम न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। इसको न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। इसे हम न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूरोप्लाज्म है क्या, तो फ्लूइड है। कहां का फ्लूइड है वो दिख रहा। यहां पे भी फ्लूइड होता है, यहां पे भी एक अलग तरह का फ्लूइड होता है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इस फ्लूइड को हम लोग एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। ये भी एक तरह का फ्लूइड है, पर एक्सॉन का फ्लूइड है। यहां जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन को हम लोग एक्सोलेमा बोलते हैं, या एक्सोनल मेम्ब्रेन भी बोल सकते थे। एक्सोलेमा बोलते हैं, एक्सोन का मेम्ब्रेन, एक्सोलेमा। ये सब चीजें आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। चीज थोड़ी सी चीजें इसमें जो बच रहा है, यहाँ पे इस तरह का ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो डेंड्राइट्स में भी होते हैं और सेल बॉडी में होते हैं। इसे ग्रेन्यूल्स, इसको हम बोलते क्या है, नेजल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। इसे हम नेजल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। इसे हम लोग नेजल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। नेजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसे हम लोग नेजल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। इसे हम लोग नेजल्स ग्रेन्यूल्स बोलेंगे। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो लिख देता हूँ बस ब्रैकेट करके, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और वैसे ही हमारे सेल में प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। लेकिन इस सेल में नेजल्स ग्रेन्यूल करता है, तो हम इस नेजल्स ग्रेन्यूल को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ न्यूरॉन भी बोलते हैं। ये भी एक सेल है, लेकिन यहाँ पे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोलते। बस वही वाला काम नेजल्स ग्रेन्यूल करता है। तो नेजल्स ग्रेन्यूल ही क्या बन गया, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ न्यूरॉन। समझे ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो ये देख रहे हैं हम सेल बॉडी में है और डेंड्राइट्स में पाया जाता है। इसको
इस हिस्से पे जहाँ पे ये सेल बॉडी एक्सॉन में तब्दील हो रहा है, मतलब यहाँ से काट लो और यहाँ काट लो, तो ये जो है ना यहाँ पे कहलाता है एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक इम्पल्स जनरेशन यहीं पे कहीं पे होता है। कैसे होता है हमें डिस्कस नहीं करना है, लेकिन यहीं पे इम्पल्स जनरेशन होगा, साइट ऑफ इम्पल्स जनरेशंस। यहाँ पे इम्पल्स जनरेशन यहीं पे होता है, इम्पल्स जनरेशंस। इम्पल्स जनरेशन होता है। अब देखो किसी किसी एक्सॉन के अंदर ये एक बार सारे ही एक्सॉन के अंदर जितने भी न्यूरॉन होते हैं उस सब के एक्सॉन में के ऊपर एक खास तरह का इस तरह का सेल होता है। देखो ये न्यूरॉन एक ऐसा सेल है जिसके ऊपर एक इस तरीके का सेल है, इस तरीके का सेल है। ये नॉन एक्साइटेबल सेल होता है। न्यूरॉन को हम लोग एक्साइटेबल सेल कहते हैं। इसके ऊपर जो सेल मौजूद है नॉन एक्साइटेबल सेल है। न्यूरॉन को हम लोग एक्साइटेबल सेल भी कहते हैं। ये लिखना भी भूल गया था मैं, लिख लो। ये एक तरह का एक्साइटेबल सेल है भाई, एक्साइटेशन की प्रॉपर्टी है इसके अंदर, तो ये एक्साइटेबल सेल है। एक्साइटेशन की प्रॉपर्टी है, एक्साइटेबल सेल है, यहाँ एक्साइटेशन होती है, तभी तो इम्पल्स जनरेट होता है और एक्शन पोटेंशियल दौड़ता है, तो एक्साइटेशन होती है। तो लेकिन ये जो है ना इसका नाम है शॉन सेल। शॉन ने डिस्कवर किया था इसलिए इसका नाम है शॉन सेल। शॉन सेल इसकी खास बात ये है कि इसके जो न्यूक्लियस है एकदम पेरिफेरल न्यूक्लियस है, साइड में यहीं पे जो कोने कोने से बना दिया हाँ मैंने न्यूक्लियस है, इसमें ना न्यूक्लियस मौजूद है, इसमें न्यूक्लियस मौजूद है। ये न्यूक्लियस जो है ये यहीं पे मौजूद है, न्यूक्लियस यहीं पे मौजूद है। पेरिफेरल न्यूक्लियस कहेंगे ऐसे न्यूक्लियस को क्योंकि किनारे किनारे है। ये शॉन सेल जो होता है बेसिकली ये किस लिए होता है, माइलिन शीथ बनाने के लिए होता है। तो अंदर इस तरीके का एक शीथ बना देगा, तो समझ जाओ कि क्या बना दिया इसने, माइलिन शीथ बना दिया। अगर नहीं बनाया तो नहीं बनाया। ये है क्या है, माइलिन शीथ। ये 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 क्या है, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, इसको हम माइलिन शीथ कह रहे हैं। ये शॉन सेल ही बना सकता है, और भी सेल्स हैं लेकिन हमें सिर्फ शॉन सेल के बारे में भी याद रखना। ये माइलिन शीथ है जो यहाँ पे बनाएगा, शॉन सेल के द्वारा बनेगा। अब देखना कि दो माइलिन शीथ के बीच में, यानी न्यूरॉन के इस न्यूरॉन को हम क्या करेंगे, माइलिन शीथ वाला, तो इस न्यूरॉन को माइलिनेटेड न्यूरॉन कहेंगे। जो हमारे पास इस वक्त न्यूरॉन डायग्राम में मौजूद है इसको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहेंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे। चलो हम इसके बारे में बात हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, अभी रुक जाओ। लेकिन ये जो हमारे सामने बना हुआ है माइलिनेटेड न्यूरॉन है क्योंकि इसके ऊपर माइलिन शीथ है, इसके एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ है, इसे माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे। दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है, जो माइलिन शीथ के बीच में ये जो गैप दिखाई दे रहा है तुमको, ये जो गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप को नोड्स ऑफ रेनबियर कहते हैं। इस गैप उसको मैं क्या कर रहा हूँ, गैप 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 गैप, गैप्स को नोड्स ऑफ रेनबियर बोलते हैं, नोड्स ऑफ नोट्स ऑफ रेनबियर बोलते हो, नोट्स ऑफ रेनबियर बोलते हो, उसको हम लोग नोट्स ऑफ रेनबियर कहते हैं। नोट्स ऑफ रेनबियर, इसमें रेनबियर नोट्स ऑफ रेनबियर बोलते हैं हम इस गैप को, जो दो माइलिन शीथ के बीच में होता है। गैप बिटवीन टू माइलिन शीथ इज कॉल्ड नोट्स ऑफ रेनबियर। लिखाने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड नोट्स ऑफ रेनबियर। इधर आओ, न्यूरॉन के इस तरफ आओ। ये वाला जो बॉब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो बॉब लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल एंड में, पहली बात इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये वाले स्ट्रक्चर पूरा, इतने पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एक्सोनल टर्मिनल। इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सोनल टर्मिनल। एक्सोनल टर्मिनल टर्मिनेट एज ए बॉब लाइक स्ट्रक्चर। जो ये क्या है, बॉब लाइक स्ट्रक्चर, इस बॉब लाइक स्ट्रक्चर
का काम क्या है, इस बॉब लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या है, ये बॉब लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या है, ये बॉब लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या, पहले बात, काम तो बाद में बात का, अभी तो नाम साइनेप्टिक नोब है, साइनेप्टिक नोब है। और इसके अंदर कुछ वेसाइकल्स होते हैं, कुछ वेसाइकल्स होते हैं ऐसे, इस तरह के वेसाइकल्स पाए जा सकते हैं। इस वेसाइकल को हम लोग बोल क्या रहे हैं, साइनेप्टिक वेसाइकल्स बोल रहे हैं, इसको हम लोग साइनेप्टिक वेसाइकल्स बोल रहे हैं। और साइनेप्टिक वेसाइकल्स बेसिकली उसके अंदर कुछ केमिकल मौजूद होता है, कुछ केमिकल मौजूद होता है, कुछ केमिकल मौजूद होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये एक तरह का केमिकल होता है क्योंकि ये नर्व इम्पल्स को जनरेट करेगा, ये एक तरह का केमिकल है जो नर्व इम्पल्स को जनरेट करेगा, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा, नॉट ए जनरेट। क्या बोल रहा हूँ, थक गया हूँ। एक्चुअली मैं अभी इसमें पोर्शन बचे हुए हैं, हमें अभी साइनेप्स को पढ़ना होगा, कंडक्शन की, भाई नर्व इम्पल्स जनरेशन तो यहाँ हो जाता है, कैसे होता है उसे हमें नहीं पढ़ना। इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर नर्व इम्पल्स दौड़ रहा होता है, इसके अंदर से नहीं बाहर से जा रहा होता है, नहीं बेसिक नाम होता है कि एक्सॉन क्या करता है, इम्पल्स को कंडक्ट करवाता है और यहाँ पे आके यहाँ से निकल के दूसरे न्यूरॉन में जाता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो इम्पल्स ट्रांसमिशन हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से है। बहरहाल आप इतना लेक्चर अभी करें, अच्छे से नोट डाउन करें, याद करें, फिर नेक्स्ट टाइम हम जल्दी 2-3 दिन में दूसरा पार्ट इसका लेके आएंगे। ये वन शॉट में ही है लेकिन कई पार्ट में, 2 पार्ट में या 3 क्वेश्चन को अगर ले ले तो 3 पार्ट में भी करना पड़ सकता है, 3 लेक्चर इसके बन सकते हैं। आज ये पहला लेक्चर है, एक लेक्चर और बीच में कभी दे देंगे और एक नेक्स्ट संडे को बना देंगे, एग्जाम से पहले आपका क्लियर हो जाएगा सब। सो देखिए, अगर अंत तक देखें, अच्छे से देखें, नोट डाउन करें, समझ में आता, आपका फायदा हो रहा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लव यू। ओके।